वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। 8 अप्रैल 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी ऑफ ऑनर से किस देश की राजधानी में सम्मानित किया गया है? तो लिस्बन में सम्मानित किया गया है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। मतलब पुर्तगाल के द्वारा अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में। तो देखिए यहाँ से याद रखेंगे पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है, तो यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, लिस्बन। अब सिटी ऑफ ऑनर किसे दिया गया है? तो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है। और याद रखें इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अभी तक जितने भी पुरस्कार दिया जाता है, जितने भी ऑनर दिए गए हैं, जितने भी उपाधि दिए गए हैं अलग अलग देशों के द्वारा, ज़्यादातर वह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिए गए हैं। तो इसलिए यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने की चांसेस बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, 8 अप्रैल 2025 को T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? यह बने हैं विराट कोहली। विराट कोहली पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने 13,000 रन T20 क्रिकेट में पूरा कर चुके हैं। 7 अप्रैल 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया है? तो राष्ट्रपति श्रीलंका के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किए हैं। 2 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में विकसित भारत युवा सांसद महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया है? यह उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी। मनसुख मंडाविया जी के द्वारा 2 अप्रैल को विकसित भारत युवा सांसद महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया गया है। 31 मार्च 2025 को प्राप्त जानकारी के अनुसार किसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? वह है निधि तिवारी। निधि तिवारी जी वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निजी सचिव है, पर्सनल सेक्रेटरी है। 28 मार्च 2025 को किसने IIT कानपुर में एशिया की सबसे बड़े इंटर कॉलेजिएट तकनीक और उद्यमिता महोत्सव टेक कीर्ति 2025 का उद्घाटन किया है? यह किया है अनिल चौहान जी, जो वर्तमान में हमारे CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान जी इस महोत्सव के उद्घाटन किए हैं। याद रखेंगे यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको होगा। टेक कीर्ति का उद्घाटन किसने किया? सीधी क्वेश्चन पूछेगा। जनरल अनिल चौहान जी भारत के CDS है, उन्होंने उसका उद्घाटन किए हैं। आपसे सिंपल से एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा था वर्तमान में भारत के CDS कौन है? तो यह जनरल अनिल चौहान जी है और दूसरे CDS हैं। और आप कमेंट्स करके बताएंगे हमारे पहले CDS कौन थे। इस महोत्सव का थीम क्या है? थीम है पाटा रेई, जिसका मतलब होता है सब कुछ प्रभावित होता है, और जो तकनीकी और नवाचार के सतत विकास का प्रतीक है। आपको याद है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं हमारे फर्स्ट CDS कौन है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, बिपिन रावत जी हमारे फर्स्ट CDS थे, और जब उनके देहांत हो गए, उसकी कह सकते हैं वो उसके जो डेथ होने के बाद हमारे बीच में कुछ दिनों तक कोई CDS नहीं थे। लेकिन वर्तमान में कुछ ही दिन पहले हमारे देश के द्वारा जनरल अनिल चौहान जी को दूसरे CDS नियुक्त किए हैं। 30 मार्च 2025 को लखनऊ के KD सिंह बाबू स्टेडियम में खेली गई 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में किस प्रदेश की टीम हिमाचल प्रदेश को 19-7 से हराकर अपना पहला खिताब जीता है? तो वह प्रदेश है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने हिमाचल प्रदेश को हरा करके पहली बार जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप मैच जीता है। और यह मैच कहाँ आयोजित किया गया था? तो याद रखेंगे यह आयोजित किया गया था लखनऊ में, और लखनऊ के KD सिंह बाबू स्टेडियम में। मार्च 2025 में किसे एबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? तो वह है जापानी गणितज्ञ मकाशी काशीवारा। मकाशी काशीवारा को इस साल मतलब 2025 का एबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रतिवर्ष 30 मार्च को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस की वर्ष 2025 की थीम क्या है? तो है टुवर्ड्स जीरो वेस्ट इन फैशन एंड टेक्सटाइल। 27 मार्च 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच दिवस की थीम क्या थी?
तो इसकी थीम थी रंगमंच और शांति की संस्कृति रही है। रंगमंच और शांति की संस्कृति, ये जो है थीम था अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच दिवस 2025 की। और अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे यह प्रतिवर्ष 27 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में वर्ष 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? वह हिंदी के साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को पुरस्कार यह प्रदान किया गया है। याद रखेंगे यह ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म में शामिल होने वाली 28वीं विधायिका कौन बनी है? तो यह है दिल्ली विधानसभा। 29 मार्च 2025 को भारत सरकार ने भूकंप से प्रभावित म्यांमार के लोगों की सहायता के लिए किस पहल के तहत सामग्री भेजी थी? तो ऑपरेशन ब्रह्मा। तो एग्जाम में जनरली ये क्वेश्चन पूछा था, ऑपरेशन ब्रह्मा इनमें से किस देश के लिए चलाया गया था? तो याद रखेंगे म्यांमार के लिए चलाया गया था, और खास करके म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों के लिए। जब भूकंप आया था म्यांमार में, तब ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था। हाल ही में भारत का पहला कौन सा राज्य है जिसने अपनी विधानसभा की कार्यवाही का प्रसारण सांकेतिक भाषा में किया है? तो वह राज्य पंजाब है। 27 मार्च 2025 को विश्व जल दिवस के अवसर पर की गई घोषणा के अनुसार किसे वैश्विक स्तर पर बाढ़ के जोखिम और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर उसके अग्रणीय शोध के लिए 2025 के स्टॉकहोम जल पुरस्कार प्रदान किया गया है? वो प्रदान किया गया है प्रसिद्ध जल वैज्ञानिक गुंटर ब्लोचेल को। 27 मार्च 2025 को हुरून रिसर्च द्वारा जारी 14वीं हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में एशिया की अरबपति राजधानी का ताज किस शहर को प्राप्त हुआ है? तो वह शहर है चीन की शंघाई शहर। चीन की शंघाई शहर को एशिया की अरबपति राजधानी कहा गया है हुरून लिस्ट में, हुरून ग्लोबल रिसर्च लिस्ट में। कहने का मतलब दुनिया में जो सबसे ज़्यादा अरबपति लोग निवास करते हैं वह चीन की शंघाई शहर में। याद रखेंगे चीन की राजधानी बीजिंग है। 26 मार्च 2025 को न्यायमूर्ति हरीश टंडन ने किस उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं? तो यह उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हरीश टंडन जी बनाए गए हैं। हाल ही में किस राज्य ने राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग अधिनियम 2025 पारित किया है? 19 मार्च को पारित किया गया है, और इस पारित करने के साथ ही वह वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना की है, और ऐसा करने वाला भारत का यह पहला राज्य बन गया है। तो वह राज्य है केरल। केरल जो है वरिष्ठ नागरिक आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। याद रखिए पहली बार एक चीज़ हुआ है, तो इसे आपको याद रखना है। 24 मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने किसे नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? यह अजय सेठ को नियुक्त किया गया है। अजय सेठ वर्तमान में भारत के वित्त सचिव हैं, वित्त सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। बीस से 27 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता की पदक तालिका में 34 स्वर्ण पदक के साथ कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो वह राज्य रहा है हरियाणा। हरियाणा ने सबसे ज़्यादा पदक जीता है, जिसमें 34 स्वर्ण पदक है, गोल्ड मेडल भी हैं। 26 से 28 मार्च 2025 तक कहाँ पर फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सहयोग से सौरसेक्स इंडिया के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। यह यशोविवी कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। हाल ही में कौन दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी है? तो वह कंपनी है JSW स्टील। JSW स्टील दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बन चुकी है। 26 मार्च 2025 को DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है?
ये चांदीपुर से किया गया है, उड़ीसा के चांदीपुर से। देखिए यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और आपको याद रखना है। पहले तो मैं बता दूँ, DRDO जब भी कोई नया रिसर्च करता है, जनरली आपको पता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO फुल फॉर्म है, तो वह डिफेंस के लिए हथियार बनाते हैं। और उसका जब उसे रिसर्च टेस्ट करने की नौबत आती है, टेस्ट करने के लिए वह जब जाते हैं तो वह जनरली चांदीपुर जाते हैं, जो उड़ीसा में है। तटवर्ती क्षेत्र है चांदीपुर, जहाँ से वो अपने मिसाइल या अपने जो भी गोला बारूद हथियार है जो DRDO द्वारा डेवलप किया जाता है उसका वहाँ से रिसर्च करते हैं। तो जब भी आपको DRDO का नाम आए तो आंख बंद करके आपको चांदीपुर में या उड़ीसा में आपको टिक करना है। आपके 99% चांस है आपके आंसर सही होंगे। और जब इसरो की बात आ जाए तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र टिक करना है आपको, जो आंध्र प्रदेश में है। वैसे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर ही है, लेकिन आंध्र प्रदेश में आंसर होता है। ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। दूसरी चीज, आपको यहाँ पर कई बार एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन से इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो याद रखेंगे VLSRSAM इस टाइप के क्वेश्चन को। और उसमें कभी कभी SR के जगह पर LR भी आपको बीच में निकाय VLLR भी आपको मिलता है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, लास्ट में जो SAM है इसका फुल फॉर्म सरफेस टू एयर मिसाइल। यदि सरफेस टू सरफेस मिसाइल होगा SAS होगा। ठीक है, यहाँ पर सरफेस टू एयर मिसाइल SAM का मतलब है। SR का जो बीच में मतलब है उसका मतलब शॉर्ट रेंज है, यदि वही लॉन्ग रेंज होता तो LR होगा। ठीक है, और VL का मतलब है वर्टिकली लॉन्च्ड है, मतलब जो वर्टिकल लॉन्च किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 26 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने नोन योर कस्टमर KYC, वित्तीय समावेश और बैंकिंग विनियमों के उल्लंघन के लिए किस पर जुर्माना लगाया है? तो वह इन 3 संस्थानों पर जुर्माना लगाया है KYC के उल्लंघन के रूप में। वो संस्था है HDFC बैंक, जिस पर 75 लाख का जुर्माना लगाया गया है। पंजाब एंड सिंध बैंक, जिस पर 68.20 लाख का जुर्माना लगाया गया है। और KLM अक्सिवा फिनवेस्ट पर 10 लाख का जुर्माना लगाया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IFCI के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी MD और CEO के रूप में नियुक्ति की मंजूरी प्रदान की है? तो है राहुल भावे। 25 मार्च 2025 को पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। भारत के कैबिनेट सचिव के रूप में इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो इसका कार्यकाल था 30 अगस्त 2019 से 30 अगस्त 2024 तक। ये भारत के 32वें कैबिनेट सचिव थे और वर्तमान में यह नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किए गए हैं। और यह कौन है? राजीव गौबा जी। पच्चीस मार्च 2025 को केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह द्वारा लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया है। वर्तमान में भारत की दुग्ध उत्पादन क्षमता कितनी है? यह है 239 मिलियन मैट्रिक टन। देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन कितनी मैट्रिक टन दूध उत्पादन क्षमता हमारी है, दूध उत्पादन हम करते हैं, तो 239 मैट्रिक टन। एक क्वेश्चन तो यह है जो पूछे जाने के चांसेस कम है, लेकिन यह क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाने की चांसेस आप सिर्फ सिंपल से एग्जाम में पूछा जाएगा, भारत के दुग्ध उत्पादन में दुनिया में कौन सा स्थान है? तो याद रखें वर्तमान में हम फर्स्ट पोजीशन पर है दुनिया में दुग्ध उत्पादन करने की क्षमता के अनुसार। भारत और किस देश के मध्य द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास इंदिरा 2025 के 14वें संस्करण का उद्घाटन 25 मार्च 2025 को चेन्नई में किया गया है? वह है रूस के मध्य। भारत और रूस के मध्य इंदिरा 2025 का 14वें संस्करण का उद्घाटन चेन्नई में किया गया है। आपसे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंदिरा अभ्यास इनमें से किन किन देशों के बीच में होता है? तो यह भारत और रूस के बीच में होता है। 3 से 6 मार्च 2025 को स्पेन के बार्सिलोना में आयोजित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किया है केंद्रीय संचार मंत्री ज्योति आदित्य राज्य सिंधिया ने। ज्योति आदित्य सिंधिया जी मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किए हैं और यह जो है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 बार्सिलोना में आयोजित हुआ है, स्पेन के बार्सिलोना शहर में।
कई बार सिर्फ देश पूछ देंगे, याद रखेंगे यह स्पेन में हुआ है और स्पेन के बार्सिलोना शहर में। 27 फरवरी 2025 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने किस हवाई अड्डे पर दूसरे उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया है? तो वह है चेन्नई हवाई अड्डे पर। चेन्नई हवाई अड्डे पर नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू जी के द्वारा दूसरा उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया है। 24 से 28 फरवरी तक भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 का आयोजन किया। इस आयोजन का विषय क्या रहा, इसका थीम क्या रहा है? इस आयोजन का जो विषय रहा है वित्तीय साक्षरता, महिलाओं की समृद्धि। हाल ही में केंद्र सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर बी अनंथा नागेश्वरन का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो उनका कार्यकाल मार्च 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हाल ही में इसका कार्यकाल खत्म हो रहे थे। जो भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार है डॉक्टर बी अनंथा नागेश्वरन, उसका कार्यकाल 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मतलब 2027 तक, मार्च 2027 तक भारत सरकार के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार होंगे वो होंगे डॉक्टर वी अनंथा नागेश्वरन, याद रखेंगे। फरवरी 2025 में आयुष मंत्रालय द्वारा किसे पारंपरिक भारतीय चिकित्सा क्षेत्र में असाधारण योगदान हेतु राष्ट्रीय धनवंती आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है, जिसमें है वैद्य ताराचंद शर्मा, वैद्य माया राम उनियाल और वैद्य समीर गोविंद जमदग्नी। इन तीनों लोगों को धनवंती आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चौदह से 17 फरवरी तक आयोजित ग्रेट बैकयार्ड वर्ल्ड काउंट में कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी जनगणना में भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है? वह राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल लगातार तीसरे वर्ष सर्वाधिक पक्षी रखने वाले कह सकते हैं राज्य बन चुके हैं, जहां पर सर्वाधिक पक्षी अवेलेबल है, विद्यमान है, निवास करते हैं। फरवरी 2025 में 51वें खजुराहो महोत्सव में 139 कलाकारों ने लगातार कितने घंटे नृत्य कर शास्त्रीय नृत्य मैराथन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो वह 24 घंटा 9 मिनट। 24 घंटा 9 मिनट तक 139 कलाकारों ने नृत्य करके शास्त्रीय नृत्य मैराथन का विश्व रिकॉर्ड बना चुका है। फरवरी 2025 में की गई घोषणा के अनुसार 12 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मतलब किस देश के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में वो मुख्य अतिथि होंगे? तो वो मॉरिशस के। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बन चुके हैं। अठारह से 21 फरवरी 2025 तक सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन की पहली आम सभा आयोजित की गई। इसमें किस देश को इस संगठन का उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया? तो वह देश है भारत। जैसे कि आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन सिंगापुर में आयोजित हुआ है, तो इसका अध्यक्षता सिंगापुर ने किया है और उसका उपाध्यक्ष का पद भारत को दिया गया है। फरवरी 2025 में केंद्रीय सरकार ने किस कक्षा से पाठ्यक्रम में प्रारंभिक जीवन रक्षा प्रशिक्षण शामिल करने की निर्णय लिया है? तो वह 9वीं कक्षा से। फरवरी 2025 में वन विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य अधिकतम गिद्धों वाला राज्य बन गया है? तो वह राज्य मध्य प्रदेश है। फरवरी 2025 के कह सकते हैं वन विभाग के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा गिद्ध मध्य प्रदेश में हैं। फरवरी 2025 में कौन सा देश चीन के बाद इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बन गया है? तो वह देश भारत है। इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस जारी करने वाला सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस जारी करने वाला देश चीन है और दूसरे स्थान पर हम हैं, भारत हैं।
21 फरवरी 2025 को किसने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया है? जिसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। एशिया आर्थिक वार्ता का 9वां संस्करण 20 से 22 फरवरी 2025 को पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। इसका विषय क्या रहा है, इसका थीम क्या है? इसका थीम है विखंडन के युग में आर्थिक लचीलापन और पुनरुत्थान। तो याद रखेंगे, एशिया आर्थिक वार्ता का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह पुणे में हुआ है, महाराष्ट्र के पुणे शहर में, और इसका थीम रहा है विखंडन के युग में आर्थिक लचीलापन और पुनरुत्थान। फरवरी 2025 में बैन एंड कंपनी और नेस्कॉन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक 23 से 35 ट्रिलियन डॉलर का जीडीपी के साथ एक उच्च आय वाला देश बनेगा? यह वर्ष 2047 तक। जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री जी के द्वारा भारत को डेवलप राष्ट्र बनाने के लिए 2047 तक का टारगेट रखा गया है। हाल ही में किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो राज्य है नागालैंड। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन किया गया है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में किया गया है। 24 से 28 फरवरी 2025 तक भारतीय वायुसेना द्वारा संचालित एक एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डिजर्ट हर्ट कहाँ आयोजित किया गया है? तो वायुसेना स्टेशन जोधपुर में किया गया है। इक्कीस 22 फरवरी 2025 तक सागर कवच युद्धाभ्यास भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया? यह भारत के पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है। हो सकता है आपके एग्जाम में सिंपल पूछ दे सागर कवच क्या है? तो सागर कवच युद्धाभ्यास है जो भारत के पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है। फरवरी 2025 में भारत के किस वन्य जीव विज्ञानी को उसके संरक्षण प्रयासों हेतु 2025 की टाइम मैगजीन की सर्वश्रेष्ठ महिला की सूची में शामिल किया गया है? तो वह है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। पूर्णिमा देवी बर्मन एक वन्य जीव वैज्ञानिक है जिसे 2025 की टाइम मैगजीन में सर्वश्रेष्ठ महिला की सूची में शामिल किया गया है। 3 मार्च 2025 को 97 में अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है अनोरा को। जो ये 97 ऑस्कर पुरस्कार है उसी को अकादमी पुरस्कार बोलते हैं। ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है अनोरा मूवी को, अनोरा को। 1 मार्च 2025 को किसने रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA का पदभार ग्रहण किया है? वह है मयंक शर्मा। मयंक शर्मा जी 1 मार्च 2025 से हमारे रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA नियुक्त किए गए हैं। 3 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व वन्यजीव दिवस 2025 का थीम क्या है? तो वह है वन्यजीव संरक्षण वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है और इस साल 2025 का जो वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया गया है उसका थीम है वन्यजीव संरक्षण वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। 28 फरवरी 2025 को किसे फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड के 14वें संस्करण में आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह सम्मान जय शाह जी को मिले हैं और यह हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के बेटे हैं। वर्ष 2025 में मनाए गए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम क्या है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम है विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में किसने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष का पद ग्रहण किया है?
तो यह है तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत पांडे जी सेबी के 11वें अध्यक्ष बने हैं। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहा जाता है। 19 फरवरी 2025 को किसने भारत निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्त का पदभार संभाला है? वह है डॉक्टर विवेक जोशी जी। डॉक्टर विवेक जोशी भारतीय निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्त का पदभार संभाले हैं, क्योंकि ज्ञानेश कुमार जी जो पहले से निर्वाचन आयुक्त थे वो अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन चुके हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। याद रखेंगे वर्तमान में अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी हैं और उनके ही सीट खाली होने पर जो निर्वाचन आयुक्त का पद था जिसे डॉक्टर विवेक जोशी के द्वारा भरे गए हैं। 27 फरवरी 2025 को किसने वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किया है? वह उद्घाटन किया है केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी। सत्ताईस फरवरी 2025 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? वह पोर्टल का नाम है आधार सुशासन पोर्टल। हाल ही में किस देश ने वीजा धारकों को नागरिकता प्रदान करने हेतु $50 लाख कीमत का गोल्डन कार्ड वीजा शुरू करने की घोषणा की है? तो वो देश अमेरिका है। जैसे कि आप जानते भी होंगे यह बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा है। अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप जी, उसके द्वारा यह घोषणा किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति $50 लाख कीमत देते हैं तो उसे हम गोल्डन कार्ड वीजा देंगे। मतलब आप अमेरिका की वीजा प्राप्त कर सकते हैं, वीजा लेकर रह सकते हैं उस देश में, उस देश के नागरिक बन सकते हैं यदि आप $50 लाख कीमत पे करते हैं तो। 25 फरवरी 2025 को किस देश में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन के 16वें सम्मेलन में जैव विविधता की रक्षा हेतु कैली फंड का शुभारंभ किया गया है? तो यह है इटली में। 25 फरवरी 2025 को इटली में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन के 16वें सम्मेलन में जैव विविधता की रक्षा के लिए कैली फंड की शुभारंभ किया गया है। यदि आपसे एग्जाम में यह पूछ दिया जाए कैली फंड किससे संबंधित हैं, तो याद रखेंगे वह जैव विविधता से संबंधित हैं। 26 फरवरी 2025 को कहाँ हेराथ पर्व धार्मिक उत्सव के साथ मनाया गया? धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया है, यह जम्मू कश्मीर में। हेराथ पर्व जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। हेराथ पर्व एक शिवरात्रि के स्थानीय नाम है, कह सकते जिसे आप भारतवर्ष में शिवरात्रि के नाम से जानते हैं, उसे ही जम्मू कश्मीर में हेरात के नाम से जाना जाता है, हेरात पर्व के नाम से जाना जाता है। 26 फरवरी को जिस दिन महाशिवरात्रि था उसी दिन हेरात पर्व, जो शिवरात्रि का ही जम्मू कश्मीर में एक क्षेत्रीय नाम है, वो बहुत ही धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया है। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछा हेरात पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, तो याद रखेंगे जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। हाल ही में अंतिम ज्ञात नक्सली के आत्मसमर्पण करने के बाद किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? वह राज्य है कर्नाटक। ऑफिशियली अब कर्नाटक जो है नक्सल मुक्त हो चुका है। कर्नाटक में कोई नक्सली नहीं है, क्योंकि लास्ट में इस 2025 में जो एक नक्सली बचा हुआ था जिससे ने भी आत्मसमर्पण कर दिया है। कहने का मतलब ऑफिशियली एक ही नक्सली अवेलेबल था, बचा हुआ था कर्नाटक में, जिसके आत्मसमर्पण के बाद नक्सल मुक्त हो चुका है कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में एरो इंडिया शो 10 से 14 फरवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह बेंगलुरु में किया गया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एयर इंडिया शो का आयोजन किया गया है। पाँच फरवरी 2025 को नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित ग्रीन
कार्निवल और ग्रीन स्कूल अवार्ड समारोह में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा किस राज्य के नामची शहर के पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को प्रतिष्ठित ग्रीन स्कूल रेटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह स्कूल असम का है। 4 फरवरी 2025 को किस देश ने कर्मचारी के काम के घंटों को 40 घंटे प्रति सप्ताह से घटाकर 37.5 घंटे प्रति सप्ताह करने का फैसला लिया है? तो वह देश है स्पेन। जैसे कि आप जानते हैं, जनरली कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस 8 घंटे का होता है अपने यहाँ, और ऑफिस जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिस है वो वीक में 5 दिन चलती है, मंडे टू फ्राइडे। तो आप समझ सकते हैं कितना हो गया, 8 घंटे पर डे, और यह है 5 दिन सप्ताह में, तो 40 घंटे काम करने की प्रथा है, और यह लगभग पूरी विश्व में है, जिसे स्पेन के द्वारा अपने यहाँ ये जो 40 घंटे की वैधता है उसे खत्म कर दिया गया है, और उसके जगह किया गया है आप 37.5 घंटा सप्ताह में काम कर सकते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग से खुद को बाहर करने हेतु एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है? तो वह देश अमेरिका है। जैसे कि आपको पता भी होगा, जनरली ईरान का अमेरिका से ही 36 का आंकड़ा चलते रहता है, तो जिस वजह से मानवाधिकार आयोग से बाहर निकलने की जो है धमकी अमेरिका के द्वारा दिया गया है ईरान पर दबाव बनाने के लिए। फरवरी 2025 के प्रथम सप्ताह में किस संस्था ने कैंसर रोग पर शोध के लिए पहला कैंसर जीनोम डेटाबेस लॉन्च किया है? यह संस्था है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ऐसा करने वाला पहला संस्था बन गया है जिन्होंने कैंसर जीनोम डेटाबेस बनाया है। भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए कहाँ चंद्रयान से चुनाव तक नामक पहल शुरू की है? यह विकासपुरी में किया है, जो पश्चिम दिल्ली क्षेत्र में है, और यह दिल्ली चुनाव जो दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ है उससे पहले यह कार्यक्रम किया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा मतदाता को जागरूक करने के लिए। उस कार्यक्रम का नाम था चंद्रयान से चुनाव तक। आपके लिए एक काम है, आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि दिल्ली विधानसभा इलेक्शन में कितनी सीट थी, मतलब दिल्ली विधानसभा में कितनी सीट है। जबकि मैं आपको बता दूं लोकसभा में 7 सीट है। दिल्ली से जो टोटल लोकसभा सीट बनते हैं, लोकसभा सांसद बनते हैं, वो 7 होते हैं, और आपको कमेंट्स करके आपको बताना है कि दिल्ली में विधानसभा सीट कितनी है। ठीक है। 8 फरवरी 2025 को जारी हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम में कौन सी पार्टी ने सर्वाधिक सीट जीती हैं? तो वह पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने 48 सीटें जीती हैं, और दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें होती हैं। 70 में से 48 सीटें जो हैं सो बीजेपी ने जीती हैं, और इस सरकार बनाने के लिए 36 सीट चाहिए कम से कम। आधा सीट आपको पता है, आधे से ज़्यादा सीट होनी चाहिए, तो 36 सीट होनी चाहिए सरकार बनाने के लिए, और बीजेपी ने 48 सीटें जीत चुकी हैं। जनवरी 2025 में किस राज्य ने अंतर्देशीय मैंग्रोव गुनरी स्थान को राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया है? तो राज्य गुजरात में। गुजरात राज्य के जो है गुनरी स्थल जो है, जिसे पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया गया है। हाल ही में सिमोना हालेप ने पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लिया। ये किस देश से संबंधित है? यह रोमानिया संबंधित है। सिमोना हालेप रोमानियन टेनिस प्लेयर है। देखिए, यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। सिंपल में पूछ दिया जाएगा जो हाल ही में संन्यास लिए हैं सिमोना हालेप, वो किस खेल से संबंधित है? तो यह टेनिस से संबंधित है, या वो किस देश से संबंधित है? तो वो देश है रोमानिया। दोनों टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हाल ही में श्रीलंका ने अपना 77वां राष्ट्रीय दिवस मनाया है। यह श्रीलंका जो अपना 77वां राष्ट्रीय दिवस मनाया है वह 4 फरवरी को मनाया है, और श्रीलंका द्वारा प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है।
गुजरात सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का मसौदा तैयार करने हेतु किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठित की है? यह सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रंजन देसाई की अध्यक्षता में। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको हो सकता है इंपॉर्टेंट ना लगता हो, लेकिन इस क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से लगभग 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि जो क्वेश्चंस आपके सामने हैं, गुजरात सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी मसौदा तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति बनाई है? यह है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरी क्वेश्चन ये है, गुजरात यूसीसी लागू करने वाला कैमा देश है, कैमा राज्य है? तो याद रखिए, यह दूसरा राज्य है। पहला राज्य उत्तराखंड है। यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है भारत में, तो यह है उत्तराखंड। तो 3 क्वेश्चन हो गया। पहला राज्य उत्तराखंड, दूसरा गुजरात। गुजरात में यह जो यूसीसी मसौदा तैयार करने की जो कमेटी बनी थी, इसकी अध्यक्षता किए थे रंजना देसाई। और उत्तराखंड के में जो यूसीसी लागू करने के लिए जो समिति बनी थी, इस समिति की भी अध्यक्षता की थी रंजना देसाई। तो समझ गए? तो इस टाइप से यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है और उसे आपको याद रखना है। 2 से 15 फरवरी 2025 तक एक्वेरियन सैन्य अभ्यास का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो यह जो है 1 से 15 फरवरी तक जो है एक्वेरियन सैन्य अभ्यास जो है मालदीव के माफिलाफूसी में आयोजित किया गया है। आपसे सिंपल से एग्जाम में ये पूछा जाएगा एक्वेरियन क्या है? तो याद रखिए, एक्वेरियन एक सैन्य अभ्यास है जिसका 13वां संस्करण मालदीव के माफिलाफूसी में आयोजित हुआ है। केंद्रीय बजट 2025-26 में अगले कितने वर्षों में देश के प्रत्येक जिले में डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित करने की योजना है? तो अगले 3 वर्षों में। केंद्र सरकार के द्वारा जो केंद्रीय बजट पेश किया गया, उसमें देश के प्रत्येक जिले में एक डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित करने की योजना अगले 3 साल के लिए रखा गया है। विश्व कैंसर दिवस 2025 की थीम क्या है, जो 2027 तक चलने वाले 3 वर्षीय अभियान की शुरुआत को चिन्हित करती है? तो इसका जो है थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक, मतलब यूनाइटेड बाय यूनिक जो है थीम है विश्व कैंसर दिवस 2025 की। ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत लगभग कितनी पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण किया जाएगा? तो लगभग 1 करोड़। इसे भी आप VVI करके रखें। ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत लगभग 1 करोड़ पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण किया जाएगा। 30 जनवरी 2025 को की गई घोषणा के अनुसार ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को किस निजी अंतरिक्ष मिशन के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है? यह है एक्सियोम 4 मिशन के लिए। उनतीस जनवरी को नई दिल्ली में जनपथ स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किया गया। यह किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखिए, यह केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा किया गया है। यदि आपसे एग्जाम में ये पूछ दिया था मंथन क्या है, तो कुछ नहीं है, मंथन एक जो है हथकरघा सम्मेलन था, ठीक है। उस सम्मेलन का नाम था जो दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित हुआ था और उसका उद्घाटन कपड़ा मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी के द्वारा किया गया था। 3 से 7 मार्च 2025 तक ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश किया है? तो वह देश है भारत। भारत ने ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भांग कैनबिस की
नियंत्रित खेती के लिए एक पायलट अध्ययन की शुरुआत की है? तो राज्य है हिमाचल प्रदेश। अब जो है हिमाचल प्रदेश में भांग की एक खेती होगी और यह नियंत्रित खेती होगी। कहने के बाद सरकार के अंतर्गत सरकार को ध्यान रखेगी। जैसे कि हम धान की खेती किसान करते हैं, जैसे मर्जी वैसे करते, जो धान की क्वालिटी, जो धान की टाइप, आपको जितनी एकड़ में मीन में लगाना है, जैसे लगाना है लगा सकते हैं, जैसे बेचना है बेच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भांग की खेती है उससे सरकार के ऊपर नज़र रहेगी। कौन सी किस्म आपको लगाना है वो सरकार डिसाइड करेंगे, कितने में बेचना है, किसको बेचना है, वो सब सरकार डिसाइड करेंगे। तो याद रखेंगे भांग की नियंत्रित खेती कहाँ पर होने वाली है? हिमाचल प्रदेश में। 29 जनवरी को इसरो ने अपना 100वां मिशन लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का इस्तेमाल किया है? वह GSLV F-15 का उपयोग किया है। याद रखिएगा कि 100वां मिशन जो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, उस जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया है उसका नाम है GSLV F-15। 28 जनवरी 2025 को किसे ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार दिया गया है? यह पुरस्कार दिया है न्यूजीलैंड की अमेलिया कोर को। न्यूजीलैंड की अमेलिया केर को ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 से पुरस्कृत किया गया है। जनवरी 2025 में किसे ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार दिया गया है? यह भारत के जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। भारत के जसप्रीत बुमराह ने ICC पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है। प्रसिद्ध लॉन्ग जंप ग्रेग वेल का हाल ही में 25 जनवरी को निधन हो गया है। वह किस देश से संबंधित हैं? यह अमेरिका संबंधित है, यह एक अमेरिकी थे। जनवरी 2025 में हिसाशी ताकेऊची को किस कंपनी ने के CEO और MD के रूप में नियुक्त किया गया है? यह मारुति सुजुकी के CEO और MD के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आपसे एग्जाम पूछेगा हाल ही में मारुति सुजुकी के द्वारा किसे अपना CEO बनाया गया है या MD बनाया गया है? तो याद रखेंगे यह है हिसाशी ताकेऊची। जनवरी 2025 में माइकल मार्टिन ने किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? यह आयरलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। वर्तमान में आयरलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं वह माइकल मार्टिन हैं। हाल ही में किस क्रिकेटर ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? वह है तिलक वर्मा ने। 31 जनवरी 2025 को रेल मंत्रालय ने वन स्टॉप समाधान के रूप में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? उस ऐप का नाम है स्वारेल। जनवरी 2025 में भारत का GST संग्रह कितना था? वह था 1,95,506 करोड़। 6 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय शहरी सहयोग बढ़ाने के लिए फिक्की ने किसके साथ साझेदारी की है? यह एक्सपो सिटी दुबई के साथ है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने खिताब जीता है? यह पुरुष कबड्डी टीम है उत्तर प्रदेश का। 38वां राष्ट्रीय खेल जो है उत्तराखंड में संपन्न हुआ है। उत्तराखंड में यह राष्ट्रीय खेल खेला गया है और इसमें जो पुरुष कबड्डी टीम का खिताब जो है जीता है उत्तर प्रदेश ने, यूपी ने। इसरो ने फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर FEAST 2025 का नवीनतम संस्करण कहाँ लॉन्च किया है? यह IIT हैदराबाद में लॉन्च किया है। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम क्या रखा गया है? विजय दुर्ग रखा गया है। हाल ही में जो भारतीय सेना है, इंडियन आर्मी ने है अपनी पूर्वी कमान, जिसकी मुख्यालय पहले फोर्ट विलियम में थी, ठीक है, इसका नाम अब फोर्ट विलियम का नाम बदल के अब जो है विजय दुर्ग रख दिया है। हाल ही में RBI द्वारा की गई कटौती के बाद रेपो दर क्या है? रेपो दर 6.25% है, जो पहले 6.50 थी, जिसे घटा करके अब 6.25% रेपो दर कर दिया गया है। याद रखेंगे रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, CRR, SLR इस टाइप की रेट है जो समय समय पर चेंज होते रहते हैं। जनरली ये बहुत दिनों से चेंज नहीं हुई थी, लेकिन आपको
इसे रट करके नहीं जाना है। अब एग्जाम से कम 2-4-5 दिन पहले इसे आरबीआई के साइट पर जा करके या गूगल में सर्च मार करके आपको पढ़ करके जाना है। क्योंकि देखिए, यदि आप बैंक का एग्जाम दे रहे हैं तो आप ये मान के चलिए बेस रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, इस टाइप के क्वेश्चंस एक तो आपको एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। यदि आप SSC या रेलवे या अदर किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी यहाँ से 50-50 चांस रहता है क्वेश्चन पूछे जाने की। तो आप पहले से रट के न जाए, क्योंकि हर 2 महीना पर आरबीआई जो है अपना रेट को निरीक्षण करता है, चेक करता है। तो हो सकता है वो बीच में कभी कभी चेंज भी करता है, कभी ना भी करता है। इसलिए आपको एग्जाम से 2-4-5 दिन पहले आपको आरबीआई के साइट या गूगल में सर्च मार करके इन सब रेट को देख करके जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? वह जीता है नीरज कुमार ने। फरवरी 2025 के प्रथम सप्ताह में किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? वह क्रिकेटर है मार्कस स्टोइनिस। मार्कस स्टोइनिस ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले चुका है और यह एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है। 20-21 फरवरी 2025 को यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में होने वाली दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो 2025 किस मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जाएगा? यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से किया जाएगा। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र 8 से 10 फरवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया गया है? तो वह भारतीय विरासत संस्थान नोएडा में किया गया है। 6 फरवरी 2025 को नई दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन में विकसित भारत 2047 की ओर, याद रखेंगे, विकसित भारत 2047 की ओर अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक साझेदारी और कानून को मजबूत करना विषय पर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? इसकी मेजबानी की है नीति आयोग ने। कौन कौन से देश 1 जनवरी 2025 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बने हैं? तो वह देश है डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया। ये वो 5 देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य बने हैं 1 जनवरी 2025 को, और यह 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के सदस्य रहेंगे। यह 1 जनवरी 2025 से लेकर के 31 दिसंबर 2026 तक के लिए यह इस पद पर बने रहेंगे, यह सदस्य बने रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी जिसके पास वीटो होते हैं और 10 अस्थायी जो हर 2 साल पर चुने जाते हैं। वित्त वर्ष 2024 में अप्रैल से लेकर के नवंबर के दौरान भारत के कॉफ़ी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? या 29% की दर्ज की गई है वृद्धि, जो अप्रैल से लेकर के, जैसे कि आप जानते हैं 1 अप्रैल से वित्त वर्ष स्टार्ट होता है, तो 1 अप्रैल 2024 से लेकर के नवंबर 2024 तक जो भारत ने कॉफ़ी का निर्यात किया है वह एक रिकॉर्ड निर्यात हुआ है, जो पिछले साल की अपेक्षा इसमें 29% की वृद्धि दर्ज किया गया है। आप कमेंट्स करके बताएंगे कि भारत में कॉफ़ी का जो उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट करता है, उस स्टेट का आप नाम कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत वाटिका विकसित की है? तो वह राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार के जो वन विभाग है उसने महाभारत वाटिका के नाम से एक पार्क विकसित किया है। भारत में पहला लोकपाल दिवस कब मनाया जाएगा या कब मनाया गया है? तो यह 16 जनवरी को मनाया गया है। लोकपाल दिवस भारत में पहली बार 16 जनवरी को मनाया गया है, 16 जनवरी 2025 को। अब से हर साल 16 जनवरी को लोकपाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। एक जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार द्वारा वाव थराद को एक नया जिला घोषित किया गया है? तो राज्य है गुजरात। गुजरात सरकार के द्वारा वाव थराद को एक नया जिला के रूप में घोषित किया गया है, और वाव थराद को एक नया जिला बनते ही 1 जनवरी 2025 में इस साल के फर्स्ट दिन ही
गुजरात में अब टोटल जिला की संख्या 34 हो गई है। इससे पहले 33 जिला थी, अब टोटल 34 जिला हो चुकी है। तो याद रखेंगे नया जिला का नाम है वाव थराद, जो बनासकांठा जो पहले से एक जिला था, जो बड़ा जिला था, उसे तोड़ करके अलग उसे वाव थराद को एक दूसरी जिला किया गया, बनाया गया है। 26 से 30 नवंबर 2024 तक 18वां एलिफेंट एंड टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? यह नेपाल में मनाया गया है, और याद रखिएगा नेपाल के चितवन जिले के सौराहा में मनाया गया है। दिसंबर 2024 में किसे फीडे महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2024 जीता है? मतलब भारत की कौन सी महिला है जिन्होंने विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2024 जीती हैं? तो उसका नाम है कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी दूसरी बार यह टाइटल जीती हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन सिंपल से एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, कोनेरू हम्पी इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो याद रखेंगे वह जो खिलाड़ी है वह फीडे है, मतलब शतरंज खेलती है। तो याद रखना है कि यह किस गेम में यह जीती हैं। तो फीडे जो है जो शतरंज का ऑर्गेनाइजर है, वो जिस तरह से फीफा होता है इस तरह से है फीडे, और वह महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप जो है करवाता है, फीडे के द्वारा ही करवाया जाता है चैंपियनशिप, जिसे इस साल दूसरी बार कोनेरू हम्पी ने जीती है। दिसंबर 2024 में किसने 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया है? वह क्या है? काम्या कार्तिकेयन ने। काम्या कार्तिकेयन मुंबई से है, और उन्होंने 7 महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे उन्होंने फतह किया है। हाल ही में कहाँ पैंगोंगत्सो लेक के पास छत्रपति शिवाजी की 30 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो यह है लद्दाख। देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक तो यही क्वेश्चन है कि पैंगोंगत्सो लेक के पास छत्रपति शिवाजी की जो 30 मीटर ऊंची प्रतिमा लगाई गई है वो किस राज्य में लगाई गई है? तो याद रखेंगे वो लद्दाख में लगाए हैं। और याद रखेंगे आपके 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन महाराष्ट्र जरूर होगा। जनरली लोग महाराष्ट्र में शिवाजी से जो महाराष्ट्र को जोड़ करके वहाँ टिक करेंगे, लेकिन याद रखेंगे कि यह लद्दाख है, लद्दाख में बनाया गया है। दूसरा क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है कि ये जो लेक है आपका पैंगोंग लेक वह किस राज्य में है? और इसमें आपका ऑप्शन जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपको दोनों ही मिलेंगे। तो याद रखेंगे यह लद्दाख में है, न कि जम्मू कश्मीर में। पहले जब एक साथ थे तो 2019 से पहले तो जम्मू कश्मीर आंसर था, लेकिन 2019 के बाद अब उसका आंसर लद्दाख हो जाएगा। कौन सा राज्य पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत 14 बाघों को राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ स्थानांतरित करेगा? तो राज्य है मध्य प्रदेश है। और यहीं से दूसरा क्वेश्चन भी याद रखेंगे, मध्य प्रदेश इनमें से किन राज्यों को पशु विनिमय के आधार पर उसका पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत 14 बाघ स्थानांतरित करेगा, देगा? तो वह 3 राज्य कौन कौन से हैं? एक है राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है। हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन चुके हैं? यह है जसप्रीत बुमराह। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित किया गया है? तो राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने अपने राज्य का जो राज्य उत्सव है उसे रथ सप्तमी को घोषित किया है। 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? यह नेपाल के सलझंडी क्षेत्र में आयोजित किया गया है। यह तो करंट अफेयर्स याद रखेंगे, साथ साथ यह 18वां संस्करण है ये भी याद रखेंगे, क्योंकि नेपाल हमारे पड़ोसी देश हैं, बहुत ही मित्रवत हमारा उनके साथ है रिलेशन है, और यह एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछे गए हैं कहा जाए तो यह आपसे पूछा जाएगा सूर्य किरण अभ्यास जो है इनमें से किन किन देशों के बीच में होता है? तो यह होता है भारत और नेपाल के बीच में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तीस दिसंबर 2024 को 3 वर्ष के कार्यकाल हेतु अमिताभ चटर्जी को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है?
यह जम्मू एंड कश्मीर बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। दिसंबर 2024 में ग्रामीण घरों में 100% पाइप जलापूर्ति हासिल करने वाला 5वां राज्य बना है। तो राज्य है पंजाब। पंजाब ऐसा करने वाला, मतलब पाइप से, टंकी से, नल जल योजना जो आप नाम सुने हैं, पाइप के द्वारा या नल के द्वारा 100% घरों में जल आपूर्ति करने वाला 5वां राज्य जो है सो पंजाब बना है, जबकि पहला राज्य गोवा है। हाल ही में कौन सा देश वर्ष 2024 में $129 बिलियन की धनराशि के साथ धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है? तो वह देश भारत है। 28 जनवरी से 14 जनवरी 2025 तक 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? मतलब यह अब हो चुका है, 14 फरवरी बीत चुकी है, तो यह उत्तराखंड में हो चुका है। मतलब 38वां, सीधे हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह उत्तराखंड में हुआ है। 31 दिसंबर 2024 को किन राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा की गई है? तो यह दिल्ली में की गई हैं। दिल्ली में पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा की गई है। 24 दिसंबर 2024 को किसे आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? तो पक्षी है वाइल्ड ईगल। मतलब जंगली ईगल, वाइल्ड ईगल को संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। और आप यहाँ पर कमेंट्स करके बता सकते हैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी का क्या नाम है। 29 दिसंबर 2024 को पटना पायरेट्स को हराकर प्रो कबड्डी लीग के 11वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो वह जीता है हरियाणा स्टीलर्स ने। दिसंबर 2024 में चंडीगढ़ को हराकर सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो केरल ने जीता है। 30 दिसंबर 2024 को निम्न पृथ्वी कक्षा में 2 अंतरिक्ष यान के बीच डॉकिंग और अनडॉकिंग का परीक्षण करने हेतु लॉन्च किए गए इसरो के मिशन का नाम बताइए। इसका नाम है स्पाइडेक्स मिशन। इस मिशन के थ्रू 2 कह सकते हैं 2 अंतरिक्ष यान को या 2 आपके सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ले जा करके उसे एक दूसरे से जोड़ा गया, जिसे डॉकिंग कहते हैं। पुनः उन दूसरों से एक दूसरे से अलग किया गया, उसे अनडॉकिंग कहते हैं। यह दोनों ही परीक्षण इसरो के द्वारा किया गया है और इस कार्यक्रम का नाम, इस मिशन का नाम रखा गया है स्पाइडेक्स मिशन। 26 से 30 दिसंबर 2024 तक किस देश ने 18वें हाथी एवं पर्यावरण महोत्सव की मेजबानी की है? तो वह देश नेपाल है, जो पिछले क्वेश्चन में भी था। यह 27 दिसंबर 2024 को मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC द्वारा किस भारतीय क्रिकेटर को मानद सदस्यता प्रदान की गई है? तो क्रिकेटर है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर जी को मेलबर्न क्रिकेट क्लब के द्वारा उसे जो है मानद सदस्यता दिया गया है। मतलब उस जो मेलबर्न क्रिकेट क्लब है उसकी सदस्यता उसे दिया गया है। जैसे कि होता है ना मानद उपाधि देना, उस तरह से मानद सदस्यता उसे दिया गया है। दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मणिपुर के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो वह है अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला जी को द्रौपदी मुर्मू जी मणिपुर के राज्यपाल नियुक्त किए हैं। मणिपुर बहुत सुर्खियां में है, इसलिए यहाँ के राज्यपाल को आपको याद रखना होगा। हाल ही में किस देश के टेनिस खिलाड़ी डेनियल शेवलेव पर डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने के कारण 2 वर्ष का प्रतिबंध लगा है? तो वह रूस के टेनिस प्लेयर हैं। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि इनमें से किस पर जो यह ड्रग्स के लिए या कह सकते हैं डोपिंग के लिए डोपिंग एजेंसी के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है 2 साल के लिए। तो उस प्लेयर का नाम पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा नाम है उसका डेनियल शेवलेव। लेकिन यदि पूछा जाए डेनियल शेवलेव जो एक टेनिस खिलाड़ी है वो किस देश से है, तो याद रखेंगे यह रूस से है। और सबसे ज़्यादा चर्चित क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह की जब कोई घटनाएं होती है तो सिंपल से आपको पूछ देगा डेनियल शेवलेव इनमें से किस खेल से संबंधित हैं? तो यह याद रखेंगे यह टेनिस के प्लेयर हैं, टेनिस खेल से संबंधित हैं। 19 से 25 दिसंबर को दोहा में आयोजित एशिया युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में मार्टिना देवी मैबाम ने कौन सा पदक जीता है? तो वह रजत पदक जीता है।
हाल ही में दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसाइटी द्वारा किसे सार्वजनिक नेतृत्व के लिए श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी को ही श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार प्रदान किया गया है। हाल ही में भारत के पहले डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना की शुरुआत की गई। यह किस स्थान पर स्थित है? यह महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। देखिए, यहाँ से भी दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक तो यही क्वेश्चन जो आपके सामने है, दूसरी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे अभय प्रभावना इनमें से क्या है? सिंपल से पूछेगा अभय प्रभावना क्या है, तो याद रखेंगे यह एक डिजिटल म्यूजियम है जो महाराष्ट्र के पुणे जिले में है। 27-28 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? यह राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र दिल्ली में आयोजित किया गया है। हाल ही में अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के किस राज्य को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्य में मान्यता प्रदान की है? तो वह राज्य है मध्य प्रदेश। 26 दिसंबर 2024 को भारतीय खो खो महासंघ ने आगामी खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए सलमान खान के बाद किसे सह ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यह बनाया है टाइगर श्रॉफ को। तो याद रखेंगे आगामी जो खो खो वर्ल्ड कप 2025 होगा जिसके लिए सलमान खान और टाइगर श्रॉफ दोनों को ही ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सलमान खान जो है ब्रांड एम्बेसडर के साथ साथ सह ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है टाइगर श्रॉफ का भी नाम है। 1 जनवरी 2025 से भारत के किस शहर में भिखारी को भीख देना अपराध होगा? तो यह हमारा जो स्थान है वह है इंदौर। आप जैसे कि जानते होंगे इंदौर हमारे स्वच्छ सिटी के लिए पिछले लगातार 7 सालों से यह सबसे स्वच्छ भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाया हुआ है। उसी इंदौर में अब एक नया कारनामा किया गया है इंदौर के द्वारा कि अब इंदौर में भिखारियों को भीख देना एक अपराध माना जाएगा, क्योंकि कोशिश किया गया है एक लोकल गवर्नमेंट्स के द्वारा जो इंदौर में है कि इंदौर से जितने भिखारी थे उन्हें पुनः यहाँ से उठा करके उसके होम जगह जो होम डिस्ट्रिक्ट है, होम सिटी है, होम राज्य है, वहाँ पहुँचा दिया गया, उसे भगा दिया गया है। फिर भी यदि कोई कहीं रह गया हो तो उसे वहाँ के लोगों से यह अपील किया गया उसे भीख ना दें। यदि कोई भीख देता है तो वह एक अपराध माना जाएगा। तो ऐसा करने वाला जो है इंदौर भारत का पहला कह सकते हैं शहर बन चुका है। 26 दिसंबर 2024 को किसे वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो वह है अरुणीश चावला जी। अरुणीश चावला जी जो है जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के जो है नए राजस्व सचिव नियुक्त किए गए हैं। सत्ताईस दिसंबर को केंद्र सरकार ने किसे नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज NABL का अध्यक्ष नियुक्त किया है? यह नियुक्त किया है डॉक्टर संदीप शाह को। 26 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया है? तो यह टोटल 17 बच्चों को प्रदान किया है। हाल ही में विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले SC/ST छात्रों को सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में डॉक्टर अंबेडकर सम्मान छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? तो वह राज्य है आपके नई दिल्ली। साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह के बलिदान को सम्मान देने के लिए प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। यह दिवस किस वर्ष पहली बार मनाया गया था? यह 2022 में मनाया गया था। वीर बाल दिवस पहली बार 2022 में मनाया गया 26 दिसंबर 2022 को। तब से प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वीर बाल दिवस जो है उन दो बच्चों जिसका नाम है साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह के बलिदान के याद में मनाया जाता है। यह दोनों ही गुरु गोविंद सिंह जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे, इनके दोनों ही पुत्र थे।
इन्हीं के बलिदान के याद में या कह सकते उसके सम्मान में जो है प्रत्येक वर्ष अब 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाते हैं और इसकी शुरुआत हुई थी 26 दिसंबर 2022 से। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने खजुराहो में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखी। इस परियोजना के अंतर्गत कौन सा बांध बनाया जाएगा? तो यह बांध का नाम है दौधन बांध। दौधन बांध बना करके जो है नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला, जिसमें दो नदी केन और बेतवा को जोड़ी जाएगी, और जो कॉमन बांध है उस बांध का नाम है दौधन बांध। और ये कह सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। दौधन बांध किन दो नदियों को जोड़ने के लिए बनाया गया है? तो याद रखें केन और बेतवा को। और केन और बेतवा नदी को जोड़ने के लिए जो परियोजना बनाया गया है तो उस बांध का क्या नाम है? तो दौधन बांध है। और साथ साथ से यह पूछा जाएगा इसका उद्घाटन कौन किया है, इसका शिलान्यास कौन किया है? तो ये आपको पूछेगा नरेंद्र मोदी जी खजुराहो में इसका परियोजना का आधारशिला रखा है। 26 दिसंबर 2024 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। वह भारतीय रिजर्व बैंक के किस क्रम के गवर्नर थे? तो भारतीय रिजर्व बैंक के 15वें गवर्नर थे। जैसे कि आप जानते भी होंगे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बनने से पहले आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके थे, फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके थे। तो इसके तरह उनका ढेर सारी उपाधियां हैं, जो बहुत सारे अलग अलग पोस्ट पर उन्होंने रह चुके हैं। तो याद रखेंगे आरबीआई के गवर्नर भी बने थे और वह 15वें गवर्नर थे। एक आज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यदि आप रेलवे का देखे होंगे तो आपको एक एग्जाम में जो पिछली एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से किसका साइन रुपये पर होता है, मतलब रुपये जो नोट होता है इनमें से किसका साइन 10 रुपये के नोट पर होता है। इस तरह से क्वेश्चन था और उसमें ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिनमें एक मनमोहन सिंह जी के भी नाम थे। अब कह सकता हूँ मैं आपको गारंटी के साथ 50% स्टूडेंट ने तो इस ऑप्शन को पहले ही निगलेक्ट कर दिए थे। प्रधानमंत्री तो साइन करते ही नहीं है, साइन तो करते हैं आरबीआई के गवर्नर। तो हम ऐसे जानते थे कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, जिसकी वजह से वो साइन नहीं किए होंगे। एक ऑप्शन तो पहले वो काट दिए थे, 3 में वो डिसाइड कर रहे थे इनमें से आंसर कौन सा होगा, जबकि एक्चुअल में आंसर मनमोहन सिंह जी थे। जो 3 ऑप्शन थे वो कोई और थे, आरबीआई के गवर्नर नहीं थे। सिर्फ मनमोहन सिंह जी उन चारों में से जो थे जो आरबीआई के गवर्नर थे, जिसके 10 रुपये के नोट पर साइन है। जैसे 10 के ऊपर भी है, 100 के ऊपर भी है, लेकिन उस क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ था। तो आप उम्मीद करते हैं कि यदि मनमोहन सिंह का निधन हुआ इस साल मतलब 2024 में 26 दिसंबर 2024 को, तो आप सकता आगे आने वाले लगभग 1 साल तक इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो याद रखेंगे यह 15वां गवर्नर थे आरबीआई की। और आप कमेंट्स करके बताना चाहे तो बता सकते हैं कि आरबीआई के अभी तक कितने गवर्नर बन चुके हैं। मैं आपको बता दूं शक्तिकांत दास जी आरबीआई के 26वें गवर्नर थे, अभी 27वां गवर्नर बन चुके हैं। आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं कि यह कौन थे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि नए गवर्नर हमारे आरबीआई के कौन हैं, लेकिन इस वीडियो के लास्ट में आप कमेंट्स करके हमें बताएंगे कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर जो कह सकते हैं 27वां गवर्नर हैं वह कौन है। करते हैं जो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अल्पसंख्यक उत्थान के लिए अमेरिका के मैरीलैंड में एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज AIAM द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित की जाने की घोषणा की गई है? इस पुरस्कार का नाम है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, सीधी सी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड किसे दिया गया है? 4 नामों में से आपको नरेंद्र मोदी जी को टिक करना है। या यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड जो हाल ही में नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है वह किसके द्वारा दिया गया है? तो याद रखेंगे यह दिया गया है एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज, एक संस्था है जिसके द्वारा दिया गया है। और यह संस्था क्या करती है? यह अल्पसंख्यक के उत्थान के लिए कार्य करती है। इतने क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते थे। हाल ही में विश्व एड्स दिवस नागालैंड राज्य
दिवस और बीएसएफ स्थापना दिवस किस दिन मनाया गया है? यह 1 दिसंबर को मनाया गया है। जैसे कि आप याद होगा, आपको आप पढ़े होंगे पहले से, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसके साथ साथ भी याद रखेंगे 1 दिसंबर को ही विश्व एड्स दिवस और नागालैंड राज्य स्थापना दिवस और बीएसएफ स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 28 नवंबर 2024 को किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है? यह देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में अब 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वह सोशल मीडिया नहीं चला पाएंगे, वह सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट नहीं बना पाएंगे। उन्होंने ऐसी यहाँ पर स्ट्रेटेजी प्लान किया है, या कह सकते हैं सोशल मीडिया कंपनियों को यह ऐसा करने के लिए बाध्य किया गया है कि आप इस तरह से सॉफ्टवेयर डेवलप करें या सॉफ्टवेयर में चेंजेज लाएं जिससे 16 साल से कम उम्र के बच्चे उस पर न जा सके, सोशल मीडिया पर सीख के साथ इंटरेक्ट ना हो पाएँ। और ऐसा करने वाला जो देश है वह देश है ऑस्ट्रेलिया। 29 नवंबर 2024 को भारतीय तटरक्षक बल का 11वां राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास सारेक्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? यह केरल के कोची तट पर आयोजित किया गया है। 29 नवंबर को किसने बाल विवाह मुक्त भारत नामक राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ किया है? यह क्या है? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी। याद रखेंगे कि बाल विवाह मुक्त भारत नामक जो राष्ट्रीय अभियान है, यह जैसे बाल विवाह से रिलेटेड है तो भी आपको थोड़ा सा आप इमेजिन करके टिक कर सकते हैं कि यह केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है और वह भी उसका शुभारंभ किया है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी। 25 नवंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन को 31 मार्च 2028 तक की अवधि के लिए कितने रुपए के आवंटित बजट के साथ जारी रखने की मंजूरी दी है? यह है 2750 करोड़। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे एफबीआई के नेतृत्व करने के लिए नामित किया है? यह जो है भारतवंशी काश पटेल जी। मतलब काश पटेल जी अब एफबीआई की नेतृत्व कर रहे हैं, जो भारतवंशी है, मतलब भारतीय मूल से हैं। और याद रखेंगे एफबीआई का फुल फॉर्म यह है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जिस तरह से हमारे रॉ है, आईबी है, इसी तरह से अमेरिका का यह एफबीआई है। ठीक, यह फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एफबीआई का फुल फॉर्म होता है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में संगम और आसपास के क्षेत्रों को महाकुंभ 2025 की तैयारी के लिए अस्थायी रूप से महाकुंभ मेला जिला घोषित किया गया। इस महाकुंभ 2025 का आयोजन कब हुआ है? यह 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक यह आयोजन हो चुका है, आयोजन संपन्न हो चुका है। यह टोटल लगभग 46 दिनों में का यह मेला रहा, महाकुंभ रहा प्रयागराज में, जहाँ पर लगभग 65 करोड़ लोग इसमें स्नान किए हैं। 1 दिसंबर को किसने आईसीसी के चेयरमैन के रूप में पद धारण किया है? यह जयशाह जी जो पहले एशियन क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष थे, वह उससे रिजाइन दे करके अब वह आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं, जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के बेटे हैं जयशाह, जिन्होंने आईसीसी का वह चेयरमैन बने हैं और यह आईसीसी के सबसे युवा चेयरमैन भी हैं। साथ साथ याद रखेंगे आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और आप कमेंट्स करके हमें बताएंगे बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, 28 नवंबर 2024 को अमी कुमार बागची का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? वह अर्थशास्त्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे, वह अर्थशास्त्री थे। 26 से 29 नवंबर 2024 तक 12वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? यह काजीरंगा नेशनल पार्क असम में किया गया है। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया गया है। और कई बार यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, काजीरंगा नेशनल पार्क इनमें से किस राज्य में है? तो याद रखें यह असम में है।
अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह 2 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखेंगे 2 दिसंबर को 3 दिवस मनाए जाते हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। पहला चीज़ अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस, यह आप पढ़ चुके होंगे, ये बहुत ही फेमस है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और उसी दिन 2 और दिवस जैसे दास्ता उन्मूलन दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 55 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह फिल्म है टॉक्सिक। फिल्म टॉक्सिक को 55 में जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हैं उसमें गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 28 नवंबर को संरक्षा मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है भारतीय रेलवे ने। भारतीय रेलवे का यह ऐप है जिसका नाम है संरक्षा। हैशटैग अब कोई बहाना नहीं अभियान किसने शुरू की है? यह शुरू की है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। आईपीएल 2025 की नीलामी में अब तक के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? यह बने हैं ऋषभ पंत। लगभग उसे 27 करोड़ में खरीदा गया है। मतलब अब तक के आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे प्लेयर का नाम पूछा जाए तो आप बोलेंगे ऋषभ पंत जी। और अभी तक आईपीएल का 17 सीजन हो चुका है और यह आईपीएल जो 2025 में होगा यह आईपीएल का 18वां सीजन है, 18th सीजन है। 27 नवंबर को केंद्र सरकार ने कितने वित्तीय परिव्यय के साथ पैन 2.0 परियोजना की मंजूरी दी है? यह है 1435 करोड़ के साथ। 25 से 30 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन महासभा 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया है। जैसे कि आप जानते होंगे नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम है जिसमें G20 का भी आयोजन किया गया था। वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन महासभा 2024 का आयोजन किया गया है। 1 दिसंबर को कौन ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए चीफ बने हैं? यह बने हैं डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी जी। 30 नवंबर को कहाँ भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? यह लेह लद्दाख में किया गया है। इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लें क्योंकि देखिए यहाँ पर यह जो पहली बार हुआ है, याद रखेंगे, भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का उद्घाटन किया है। पहली बार है, पहला ग्रीन हाइड्रोजन स्टेशन है जिसे लेह लद्दाख में किया गया है। जनरली कोई चीज़ पहली घटना होती है तो हम ऐसा मानते हैं दिल्ली मुंबई चेन्नई महानगर या उसके आसपास के क्षेत्रों में इस टाइप के कामें होते हैं, इस टाइप की आयोजन किए जाते हैं, इस टाइप की स्थापना किए जाते हैं। लेकिन यह पहली बार ऐसा है कि पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन का जो है उद्घाटन जो है क्या है उसका लेह लद्दाख में किया गया है। 28 नवंबर को किसने भारतीय सेना के लिए एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? यह भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने, जिसे एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। और आपसे एग्जाम में यदि यह पूछ दे भारतीय सेना प्रमुख कौन है तो वर्तमान में यह है उपेंद्र द्विवेदी जी। हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने पहलवान बजरंग पुनिया पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? तो बजरंग पुनिया पर जो है 4 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध 23 अप्रैल 2024 से लागू माना जाएगा। याद रखिए कई बार एग्जाम में यह पूछा जा चुका है बजरंग पुनिया इनमें से किस खेल से संबंधित हैं? तो याद रखेंगे यह पहलवानी कुश्ती से संबंधित हैं। 1 दिसंबर 2024 को मनाए गए विश्व एड्स दिवस की थीम क्या थी? जैसे कि आप जानते हैं 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम और यह HIV वायरस के द्वारा फैलता है। तो इसकी एड्स दिवस जो 2024 का 1 दिसंबर 2024 को जो एड्स दिवस मनाया गया है इसका थीम है टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। हाल ही में किस राज्य की सांस्कृतिक हस्तकला विरासत घरचोला
जो विवाह के अवसर पर कन्या द्वारा पहनी जाने वाली बंधेज प्रकार की रेशमी चुनार या साड़ी है को जीआई टैग दिया गया है। यह गुजरात का है। देखिए यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन तो आपको सीधी सी पूछा जाएगा, घर चोला क्या है जिसे रिसेंटली जीआई टैग दिया गया, यह क्या है? तो यह एक साड़ी है, या कह सकते हैं यह एक चुनर है। चुनर या साड़ी में से जो ऑप्शन हो उसे आपको टिक करना है। जो गुजरात में फेमस है, गुजरात में महिलाओं द्वारा इसे पहना जाता है स्पेशल ओकेजन पर। ठीक है, पच्चीस नवंबर को किसी ब्राज़ील में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। यह दिनेश भाटिया जी को जैसे ब्राज़ील में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। 27 नवंबर को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में किस मंत्रालय द्वारा ई फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया गया है? ये ई फाइलिंग पोर्टल जो है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। 28 से 30 नवंबर 2024 तक भारतीय सेना और सिंगापुर सशस्त्र बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? यह महाराष्ट्र के फील्ड फायरिंग रेंज जो देवलाली में है यह का आयोजन किया गया है। देखिए यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि सीधी से क्वेश्चन से ये पूछा जाएगा आपसे, अग्नि वॉरियर जो युद्धाभ्यास है वो किन किन देशों के बीच होता है? और यह कई बार पूछा भी जा चुका है। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे। अग्नि वॉरियर जो है भारतीय सेना और सिंगापुर सशस्त्र बलों के बीच यह आयोजन होता है और यह 13वां संस्करण है जो इस साल 2024 में हुआ है, नवंबर 2024 में। और यह कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र के फील्ड फायरिंग रेंज जो देवलाली में है वहाँ पर। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में हिंसा बढ़ने की वजह से 5 जिलों के 6 थानों में फिर से आर्म्स फोर्सेज स्पेशल एक्ट जिसे आस्फा कहा जाता है लागू कर दिया गया है? तो यह मणिपुर में किया है। 19 नवंबर 2024 को स्पेन के राफेल नडाल ने होम ग्राउंड मलागा में किस प्रतियोगिता के दौरान अपनी आखिरी मैच खेला जिसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया? यह मैच था डेविस कप। देखिए यहाँ से कहा जाए तो कम से कम आपसे 3 से 4 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है और यह जरूर पूछे जा सकते हैं। तो इससे तो पहले आप वीवीआई कर लें। उसके कई रीजन हैं। पहला रीजन यही है जो राफेल नडाल संन्यास ले चुके हैं और डेविस कप उसका आखिरी मैच था, इसलिए तो याद रखें यह कई बार एग्जाम में पूछा गया कि राफेल नडाल इनमें से किस देश के प्लेयर है, किस देश से संबंधित है। तो याद रखेंगे राफेल नडाल स्पेन से है, उसे रट जाए। ठीक है। दूसरी चीज़ यह भी कई बार पूछा गया डेविस कप किस खेल से संबंधित है, किस खेल का यह डेविस कप है? याद रखेंगे यह टेनिस से रिलेटेड है, टेनिस का यह खेल है। डेविस कप जो है टेनिस का कप है। तो 2 क्वेश्चन आपको याद होगा। साथ साथ लिखेगा इनमें से कौन सी प्लेयर हाल ही में संन्यास ले लिया है? तो याद रखिए राफेल नडाल। और यह जो राफेल नडाल जो संन्यास लिया है उसका आखिरी मैच जो डेविस कप था यह उसके होम ग्राउंड मलागा में खेला गया है। मलागा स्पेन में है। 19 नवंबर 2024 को मनाया गया विश्व शौचालय दिवस 2024 का थीम क्या है, विषय क्या है? टॉयलेट ए प्लेस फॉर पीस। देखिए विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है और 19 नवंबर 2024 को जो विश्व शौचालय दिवस मनाया गया जिसका थीम है, विषय है टॉयलेट ए प्लेस फॉर पीस। नवंबर 2024 में बिहार के नालंदा जिले के राजगीर शहर में आयोजित महिला एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन है? तो इसकी विजेता टीम भारत है और भारत ने यह तीसरी बार 3rd टाइम जीता है, याद रखेंगे। और यह इस बार जो है 2024 में यह जो है चाइना को हरा करके जीता है। ठीक है, यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन से याद रखेंगे। और जो बिहार स्टेट से बिलोंग्स करते हैं, बिहार जैसे बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बीपीएससी, बिहार टीचर या बिहार बेस किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसको आप रामबाण समझ लें। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे क्योंकि
महिला एशिया हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का आयोजन बिहार के राजगीर शहर में हुआ है, नालंदा जिला के राजगीर शहर में। इसलिए यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे कि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिहार बेस एग्जाम के लिए यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जिसे खास करके यह भी है कि महिला एशिया हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का विजेता भी भारत रहा है। भारत यह तीसरी बार जीता है। यह भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कितनी बार भारत ने यह जीता है, तो इस बार टोटल मिलाकर के 3 बार उन्होंने जीत चुका है। और इस बार 2024 में उन्होंने चाइना को हरा करके यह ट्रॉफी जीता है। 20 नवंबर 2024 को दुनिया के सबसे ताकतवर किस रॉकेट का छठा परीक्षण टेक्सास यूएसए से लॉन्च करके किया गया है? यह है स्टारशिप। ठीक है, स्टारशिप जो है दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट है, जिसे यूएसए के टेक्सास शहर में जो है उसका लॉन्च किया गया है, उसका परीक्षण किया गया है स्टारशिप का। और स्टारशिप जो है स्पेस एक्स जो एलन मस्क की कंपनी है, इसका है स्टारशिप। 18 नवंबर 2024 को इसरो के GSAT-N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को किस अमेरिकी कंपनी के रॉकेट फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया है? यह स्पेस एक्स जो एलन मस्क की कंपनी है, स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से इसरो के GSAT-N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। देश के 56वें टाइगर रिजर्व का नाम बताएं, जिसे 18 नवंबर को छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया है। यह है गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व जो छत्तीसगढ़ में है, वह भारत का 56वां टाइगर रिजर्व बन चुका है। देखिए, यहाँ से आपके एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट चांस है, मतलब बहुत ही खास चांस है कि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, इसलिए कि छत्तीसगढ़ में वह नया टाइगर रिजर्व बना है। ठीक है, देश का यह 56वां टाइगर रिजर्व है, जिसे नाम है गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। आपसे यहाँ से सिंपल से यह क्वेश्चन पूछ देगा कि गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व इनमें से किस राज्य में है? तो याद रखिए, छत्तीसगढ़ में है। हाल ही में 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए किस देश को आधिकारिक भागीदार देश घोषित किया गया है? यह जापान को आधिकारिक भागीदार देश घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त वेल्स को इस महोत्सव के लिए पहले ही भागीदार देश घोषित किया जा चुका है। और हॉर्नबिल महोत्सव जो है नागालैंड में मनाया जाता है। 22 नवंबर 2024 को किस मणिपुर उच्च न्यायालय के 8वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो वह न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार। न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार मणिपुर उच्च न्यायालय के 8वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। देखिए, यहाँ पर मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को याद रखना इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, लेकिन हाल ही में जो आप सुने हो कि मणिपुर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहा है। वहाँ पर कई तरह की प्रॉब्लम लोगों ने फेस किया है, जिसकी वजह से वह नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज में काफ़ी दिनों तक चर्चा में रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है आपको यहाँ से रिलेटेड इस क्वेश्चन को पूछा जाए आपके एग्जाम में। साथ ही साथ आपको याद रखेंगे, अब CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जरूर रखेंगे याद, वह है संजीव खन्ना जी प्रेजेंट में। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी नाम BPSC दर्पण ही है। उसका लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। और आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। जय हिंद।